बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। आज दुआ ज़हरा से मुतल्लिक़ नाज़रीन बात करेंगे। कराची की जो अदालतें हैं वहाँ पे दुआ ज़हरा के वालिदैन इस अहम केस से मुतल्लिक़ जो है वो कानूनी जंग लड़ रहे हैं। अहम पेशरफ्त हुई थी इस हवाले से गुज़श्ता 2 रोज़ कबल जो मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट आई इस केस में, और उसके बाद आज जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं और आइंदा इस केस का रुख जो है वो बुनियादी तौर पर तब्दील हो चुका है। अब आइंदा क्या होने जा रहा है इस केस में, और इसका इम्पैक्ट जो है वो लीगल साइड पे भी आएगा। इस तमाम तनाजुर में हम बात करेंगे और सिंध हाई कोर्ट से बाकायदा तौर पर अब जो दुआ ज़हरा के वालिदैन हैं उन्होंने उसको रिकवर कराने के लिए जो रुजू कर लिया है। पिटीशन में क्या जो है वो इस्तदा की गई है, क्या प्रेयर है, इससे मुतल्लिक बात करेंगे। या जो सिंध हाई कोर्ट है क्या फैसला कर सकती है, या जो ट्रायल कोर्ट है कराची की वहां पे अब नेक्स्ट प्रोसीडिंग कल उसमें भी केस है, क्या होना है। इस तमाम तराजू में बात करेंगे। हमारे साथ जो है वो माहिर कानून, उसमें क्या ऑर्डर्स हो सकते हैं, और फिर हम नेक्स्ट वन बाय वन जो है मुख्तलिफ स्टेजेस पे बात करेंगे। अहमद शेख जट साहब, आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये बताएं कि ये बड़ी अहम जो है वो खबर है कि जो सिंध हाई कोर्ट से रजू कर लिया है जो दुआ ज़हरा के वालिदैन है। पहले तो मामला जो है वो उसमें अटका हुआ था कि एज बच्ची की क्या है। अब तो बच्ची बाकायदा माइनर डिक्लेयर हो गई है। इससे मुतालिक थोड़ा बताएं कि अपडेट क्या है सिंध हाई कोर्ट से। साकिब भाई देखें, आप जानते हैं कि इस वक्त जो डेडलॉक बना हुआ था, जो हमने लास्ट अपनी जो कॉन्वर्सेशन थी उसमें भी डिस्कस किया था कि डेडलॉक बना हुआ था बच्ची की उम्र की वजह से। क्योंकि जो वालिदैन का मौक़िफ़ है, वो जो उनके वकील जिब्रान नासिर का मौक़िफ़ है, वो ये आ रहा था कि बच्ची अंडर एज है, बच्ची माइनर है। लेकिन जो सिंध पुलिस है वो कार्रवाई नहीं कर रही थी या तफ्तीश नहीं कर रही थी। उन्होंने ये कन्फेस किया कि हम कोई तफ्तीश नहीं करेंगे, चूंकि बच्ची का जो बयानात हैं, बच्ची ने मुख्तलिफ अदालतों के अंदर कुछ बयानात दिए हैं और उन बयानात में बच्ची ये वाजे कर चुकी है कि वो 17-18 साल की। और उसके अलावा चूंकि सिंध हाईकोर्ट के अंदर जब पिछली दफा बच्ची को प्रोड्यूस किया गया था तो बच्ची ने वहां पर भी एक बयान दे दिया था जिसके ऊपर कुछ एक एक सिंपल सा मेडिकल करवाया गया था, बोन टेस्ट टाइप ओसिफिकेशन करवाई गई थी। उसकी वजह से सिंध हाईकोर्ट ने भी ये ऑब्जर्वेशन दे दी कि बच्ची चूंकि माइनर नहीं है, बच्ची 17-18 साल की है, लिहाजा बच्ची को आजाद कर दिया जाता है जैसे वो मर्जी फैसला करे, और जो उसका शौहर है उसके साथ उसको भेज दिया जाता है। लेकिन चूंकि साथ साथ मामला चल रहा था और सिंध हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज कर दिया गया, इस मामले को सुप्रीम कोर्ट की हद तक ले जाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हाईकोर्ट के इस फैसले को, उसका जो असर था या उसका जो इम्पैक्ट पड़ रहा था इस मुकदमे में, उसको साइड पे कर दिया और कहा कि आप जाएं, आप मेडिकल बोर्ड बनवा लें, आप जाके कंसर्न फोरम के सामने चले जाएं। तो वालिदैन ने आके सिंध गवर्नमेंट को, हेल्थ डिपार्टमेंट को एक दरखास्त दे दी। और साथ ही जो ट्रायल कोर्ट थी, क्योंकि आपको पता है जब कोर्ट रिपोर्टिंग में आप देखते हैं कि ट्रायल कोर्ट के सामने जब मामला है तो ये सारी कंट्रोवर्सीज या ये सारे जो डिस्प्यूटेड फैक्ट्स हैं इनको भी ट्रायल कोर्ट फाइंड आउट कर सकती है। साथ ही ट्रायल कोर्ट में रिक्वेस्ट की गई दरखास्त देकर कि हजूर हमने उधर दरखास्त दे दी है, आप इसके ऊपर फैसला कर दें ताकि मेडिकल बोर्ड बनकर एज का मामला जो है वो क्लियर हो और आगे हम चल सकें। तो ट्रायल कोर्ट ने 25 जून को ये हुक्म दिया था कि मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाए, सिंध गवर्नमेंट को कहा था, और उन्होंने उसके मुताबिक बोर्ड तश्कील दे दिया। अब सारी जो मेन आपके केस का सारा डेडलॉक था वो इस एज की वजह से था। सारा कुछ रुका हुआ था। जो पुलिस बहाना कर रही थी, फजूल की एक लॉजिक दे रही थी कि हजूर चूंकि वो जो उम्र है बच्ची की वो 17-18 साल है, हम कार्रवाई नहीं कर सकते, अगवा का केस बनता नहीं है, बच्ची अपनी मर्जी से गई है, अदालतों में उसने बयान दिया है, चाहे वो बच्ची किसी के भी चुंगल में हो। लेकिन जब मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया गया और मेडिकल बोर्ड के सामने बच्ची को पेश किया गया, और पहले मेडिकल की तरह नहीं लेकिन इस दफा 10 लोगों ने, 10 सीनियर डॉक्टर्स ने पूरी एक रिपोर्ट बनाई, पूरा एक तैयार किया, सारा सिस्टम बनाकर उसके अंदर उसके तमाम जिस्मानी, उसके साइकोलॉजिकल, उसके ब्लड टेस्ट, हर चीज के टेस्ट करने के बाद जब मेडिकल बोर्ड का फैसला आ गया और एज डिटरमिन हो गई माइनर, तो अब माइनर के लिए जो भी कोर्स अडॉप्ट कर सकता था उसका गार्डियन, जो कि इस वक्त मेहदी अली काजमी है, तो वो उन्होंने शुरू करना था। और ये आज के दिन में उन्होंने सिंध हाईकोर्ट से रुजू कर लिया है, आप इसको हेबियस टाइप कह सकते हैं,
कि जिस तरह किसी को प्रोड्यूस करने के लिए, अब उनकी माइनर बच्ची है और वो किसी के हाथ में, उन्होंने उसको प्रोड्यूस करवाने के लिए सिंध हाईकोर्ट से रुजू किया है कि जनाब बच्ची को पेश करवाए और बच्ची को उसके लॉफुल गार्डियन तक भेजें, जो उसका लॉफुल गार्डियन है उसके हाथ में भेज दें। क्योंकि बच्ची की उम्र इस मेडिकल बोर्ड के मुताबिक, पाकिस्तान के सबसे बड़े तारीखी मेडिकल बोर्ड के सामने बच्ची की उम्र माइनर डिक्लेयर हो गई है, अंडर एज डिक्लेयर हो गई है। तो आज सिंध हाईकोर्ट में इसी हवाले से पिटीशन फाइल कर दी गई है। माइट भी पॉसिबल है कि ये इसकी जो हेयरिंग है वो कल होगी, पर कल अगर इसकी हेयरिंग होती है और सिंध हाईकोर्ट प्रोड्यूस करने का ऑर्डर दे देता है, तो जो मुझे लग रहा है कि फिर इस दफा दुआ आएगी जहीर के साथ। जहीर वापस अकेला आएगा, वो दुआ वापस कराची से नहीं आएगी। अच्छा जाट साहब, एक चीज ये भी बताइएगा कि ये तो बड़ी अजीब सी सूरत हाल भी मुझे बज़ाहिर जो है वो लगती नजर आ रही है। अगर सिंध हाई कोर्ट इस किस्म का ऑर्डर दे भी देती है कि आपने बच्ची जो है वो वालिदैन के हवाले कर दें, मैंने बच्ची का 2 दिन पहले इंटरव्यू भी सुना, तो उसमें भी वो कह रही थी कि मैं तो हर सूरत में अपने खामन के साथ रहूंगी या मुझे एक्सेप्ट कर लें ये वो। लेकिन इशू ये है कि अब माइनर डिक्लेयर हो गई है। कानून तो ये कहता है कि अब वो माइनर है और उस पर वो चाइल्ड मैरिज वाला जो एक्ट है वो लगेगा, और मजीद भी वो जो अगवा और दूसरी तीसरी चीजें सारी लगेगी। तो ये बड़ा मतलब मुझे जो है वो बज़ाहिर बड़ी अजीब सी सूरत हाल लगती नजर आ रही है कि अगर सिंध हाई कोर्ट ने, और वो डेफिनेटली कानून को देखकर सिंध हाई कोर्ट ने पहले भी फैसला किया था और आप भी वही फैसला करेंगे, तो अगर ये फैसला कर देते हैं कि ये बच्ची जो है वो वालिदैन के साथ जाएगी और बच्ची कहे कि मैं नहीं जाऊंगी, तो वो फिर शेल्टर होम में रखेंगे उसको 18 साल की एज होने तक, या किस तरह क्या सूरत हाल बनेगी? देखिए, जहां तक शेल्टर होम का ताल्लुक है, उसके ऊपर तो अदम एतमाद जो है ना वो काजमी साहब की तरफ से आ चुका है। उनके वकील जिब्रान नासिर ने कल भी कहा है कि जनाब शेल्टर होम पे हमें भरोसा नहीं रहा, क्योंकि शेल्टर होम बच्चियों के लिए शेल्टर कम दे रहा है, बल्कि जो शेल्टर होम की खातून वकील है वो झूठे निकाह करवाने वाले निकाह खानों को ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहा है, और वो बाकायदा उसको छुड़ाने के लिए कोर्ट में गई है और वहां एक्सपोज हो गई है। कोशिश उसने की कि मैं पता ना चले किसी को और चुप करके इसको छुड़ा लूं, तो लेकिन वो चूंकि आपको पता है जब इस तरह का मामला होता है तो वहाँ आपके कोर्ट रिपोर्टर साहबान भी होते हैं, बाकी लोग भी होते हैं, वो पकड़ लेते हैं इन चीजों को, वो नहीं छोड़ते। तो वो शेल्टर होम की हद तक तो ट्रस्ट नहीं है जो वालदैन है। लेकिन जो आप कह रहे हैं वो बात सही है, चूंकि आप भी देखते हैं, हम भी देखते हैं, इन मुकदमात में होता यही है कि जहाँ बच्ची बच्ची की राय और होती है, लेकिन कोर्ट अगर उसको उस राय के ऊपर नहीं भेज सकती, कोर्ट उस बच्ची की बात नहीं मान सकती, तो कोर्ट को भी कुछ दूसरा रास्ता निकालना पड़ता है, दरमियानी रास्ता निकालना पड़ता है। तो इस हवाले से आपके पास सिर्फ शेल्टर होम ही जगह नहीं होती। सिंध गवर्नमेंट की, मतलब जो गवर्नमेंट की अंडर प्रोटेक्शन ऑफ गवर्नमेंट, आपके पास और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं, फोरम्स होते हैं। जब हाईकोर्ट ऑर्डर करेगी, और आपको पता है हाईकोर्ट बादशाह सलामत होती है, जब ऑर्डर करती है सूबे में तो हाईकोर्ट कहीं भी भेज सकती है। पहले से जब से ये केस चला है, मुख्तलिफ लोग जो वीडियोस भी कर रहे हैं, और मुख्तलिफ लोगों ने एक गैर मोहतात तरीके से रिपोर्टिंग भी की और बहुत सारी चीजें भी सामने आई। और वो अभी जब मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट आई है तो वो साबित भी हो रही है कि वो वाकई गैर मोहतात, मैं जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ बड़े मोहतात तरीके से इस्तेमाल कर रहा हूँ कि गैर मोहतात वो थी। लेकिन आप अपने लिहाज से इसको थोड़ा सा वजाहत करेंगे कि वो उन लोगों का रवैया क्या था? आपने अपने जो लाइव था आपका यूट्यूब का, रात का भी या इससे पहले भी, तो बहुत सारे लोगों ने सवालात भी आपसे किए, तो उसका क्रक्स आप हमारे सामने रख दें कि वो जो एक माइंडसेट था, उसने किस तरह इसको मिसयूज किया, या जो सोसाइटी को सही तरीके से बताया नहीं है, या बहुत सारी चीजें गलत तरीके से पोर्ट्रे की थी। अच्छा साकिब भाई, आप चूंकि कोर्ट रिपोर्टर हैं, आपने जर्नलिज्म पढ़ा है, आप एक वो पूरे उस फेज के अंदर से होकर यहाँ तक पहुंचे, पूरा आपको, आपका एक साफ्ती पूरा बैकग्राउंड है, और आपके इर्द गिर्द जितने लोग आपको नजर आते हैं आप उनसे भी सीखते हैं, कुछ लोगों को आप सिखाते हैं। तो हमारे ना अनफॉर्चुनेटली, और आपसे बहुत माजरत से, क्योंकि ये आपकी सहाफत से कुछ लोग जो जुड़े हुए हैं उनसे मुतल्लिक बात है, निहायत अजीब किस्म के, गैर मुहज्जब किस्म के, और बिल्कुल जो है ना वो झूठी मंतकों वाले लोग आ गए हैं, जो इन चीजों को रिपोर्ट करना शुरू हो गए और खुद को वो बाकायदा रिपोर्टर कहते हैं। उनके लिए रिपोर्टर के लफ्ज की कोई अहमियत नहीं है। उनको यह अंदाजा नहीं है कि आप जब इस तरह का काम कर रहे होते हैं तो लोग आपकी बात को सुनते हैं और लोगों की एक ओपिनियन बनती है। ये सारा जो मकसद होता है, अगर आप यूट्यूब के ऊपर काम कर रहे हैं या मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर काम कर रहे हैं, जहां कहीं भी आप रिपोर्टिंग करते हैं, तो आपके लिए सर्टेन किस्म की लिमिट्स होती हैं। जैसे आपके, मैंने एक व्लॉग में सुना था कि कुछ रेड लाइंस होती हैं।
आपने इन चीजों को क्रॉस नहीं करना, आप उससे बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस इशू के अंदर, चूंकि ये इशू हाईलाइटेड था, चूंकि इस इशू के अंदर बड़ी ज्यादा पजीराई मिल रही थी, चूंकि इस इशू के अंदर लोगों को व्यूज मिल रहे थे, इनकम बढ़ गई थी, और ऐसे लोग इसमें शामिल हैं जिन लोगों का पहले तो ये कोई काम था ही नहीं, और उनको ये मौका मिल गया कि हम ना अपने आप को, एक उन्होंने और अपने लिए टर्म यूज करनी शुरू कर दी कि हम बड़े इन्वेस्टिगेटिव किस्म के जर्नलिस्ट हैं, हम इन्वेस्टिगेशंस करते हैं। और उनकी इन्वेस्टिगेशंस ने मुकम्मल तौर पर इस केस के अंदर तर्जुमानी की, मुल्जमान की, और मुबैना तौर पर जो एक गैंग जिसको कहा जा रहा है, जो माइनर बच्चियों की अबडक्शन में, किडनैपिंग में इन्वॉल्व हैं, और मे भी अल्लाह माफ करे अगर वो चीज साबित हो जाती है तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व है, ये उनके ऊपर इल्जामात हैं। तो इन लोगों की तर्जुमानी करने की कोशिश की गई एक खास किस्म के तबके की तरफ से, क्योंकि आपकी जरूर सर्टन लिमिट्स हैं। तो मैं जाती तौर पे मैं साफी नहीं हूँ ना, मुझे जर्नलिज्म का पता है, लेकिन एज ए व्लॉगर और एज ए लॉयर मैं ऐसे लोगों को कंडेम करता हूँ, और ऐसे लोगों को बार बार मैं उनकी जो है ना वो लैंग्वेज में फिर समझाने की कोशिश करता हूँ। लोगों ने दावे किए, झूठी किस्म की स्टोरी को, स्क्रिप्टेड किस्म की स्टोरी को मार्केट के अंदर पब्लिश किया, लोगों को कन्विंस करने की कोशिश की कि ये अगवा नहीं है, बच्चियां खुद आती हैं, चाइल्ड मैरिजेस को प्रमोट करने की कोशिश की, हमारे मुल्क की अदालतों के बारे में अजीब अजीब पेशगोइयां करके अदालतों का एतमाद लोगों से खत्म करने की कोशिश की गई। तो ये सारी तरह के बड़े घिनौने से काम चंद यूट्यूबर्स, जो अच्छा हैं वो बहुत कम, वो ज्यादा नहीं है, दो चार लोगों को तो मैंने अपने पास दफ्तर में बुलाकर पोस्टमार्टम किया है, बाकायदा तौर पर उनकी तबीयत सेट की है, और उनके मुंह से खुलवाई है, वो सारी बातें उनसे निकलवाई हैं, और वो उन्होंने पब्लिकली, उन्होंने और स्क्रीन के ऊपर जो है वो बातें मान भी ली कि हमारे पास है कुछ नहीं, ना हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट है, ना हमारे पास इस केस की कोई इन्वेस्टिगेशन है, ना हमारे पास कोई सही सबूत है। लेकिन चूंकि सर हम कर रहे हैं काम, फिर वो एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगाकर उससे निकल जाते हैं। और ये जो आप जिस लाइव का जिक्र कर रहे हैं, वो एक खातून नुमा यूट्यूबर है, और वो उसने काम पकड़ा हुआ है कि वो पाकिस्तान के अंदर चाइल्ड मैरिजेस को, और पाकिस्तान के अंदर इस तरह से बच्चों को घरों से भागने का फरोग देने का काम कर रही है। चूंकि उस खातून को आई डोंट नो इसके लिए कोई फंडिंग है या कुछ है, वो उसको सब कुछ मिल रहा है इसके लिए, और वो इन चीजों को प्रमोट करके हमारे मुआशरे के अंदर गलत किस्म की जो है ना वो नॉर्म्स और वैल्यूज को फरोग देने की कोशिश कर रही है। उसके लिए मैं तो जाती तौर पर आप जैसे लोगों से जब बात होती है, मैंने आपका भी उसमें जिक्र किया है कि मैं कोर्ट रिपोर्टर्स को जानता हूँ, साकिब बशीर हैं, शाहिद सिकलैन हैं, या शाहिद हुसैन है, और इस तरह के बेताशा लोग दोस्त जिनको मैं कोर्ट रिपोर्टर जानता हूँ, मुझे पता भी है कि वो लोग बाकायदा तौर पर मेन स्ट्रीम मीडिया के साथ भी जुड़े हुए हैं, और उनका काम, उनका जॉब ये है। वो यूट्यूब तो उनकी एक बिल्कुल साइड की जो है ना वो एक्टिविटी है, वो उनका मेन काम नहीं है, असल काम उनका सहाफत है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मार्केट के अंदर आपके कोर्ट रिपोर्टर के, जी जी, इसमें आप ये बताएं कि ये जो री इन्वेस्टिगेट करने वाला जो है, जो तफ्तीशी अफसर है इस केस में, वो तो वही कह रहे हैं, वही बातें जो पुरानी बातें कह रहे हैं। तो अब क्या जो है वो सिंध हाई कोर्ट में तो मैटर ये नहीं लेके जा रहे, हो सकता है कोई वहां पे डिस्कस हो, या ट्रायल कोर्ट में इसको री इन्वेस्टिगेट करने के हवाले से, क्योंकि इसमें फैक्ट्स कुछ नए आ गए हैं, तो री इन्वेस्टिगेट तो इसको होना चाहिए। तो इससे मुताल्लिक आप क्या कहेंगे? साकिब भाई 25 जून का अगर आप ऑर्डर पढ़ें तो वो कैटेगोरिकली ये कह रहा है कि पुलिस इस मामले को इन्वेस्टिगेट करे, ये चलान इसका कोई एक्सेप्टेबल नहीं है जो सी सेक्शन चलान है, और जाके इन्वेस्टिगेट करने के बाद नए सिरे से एक ततीमा चलान, सप्लीमेंट्री चलान लेकर आए। लेकिन पुलिस अभी तक ट्रायल कोर्ट को, शायद हमारे यहाँ अजीब सिस्टम है ना कि मैजिस्ट्रियल अदालत को हम कुछ समझते नहीं है, तो वो जो मौसूफ डीएसपी शाहानी है, जो इसके तफ्तीशी अफसर हैं, उन्होंने ट्रायल कोर्ट के फैसले पे कोई अमल दरामद नहीं किया। मैं समझता हूं कि उसके लिए कोई फर्दर ऑर्डर करवाने की या हाईकोर्ट को भी कहने की जरूरत नहीं है। यही ट्रायल कोर्ट इसको शोकाज करेगी कि तुम्हें जब कहा था कि तुमने तफ्तीश करनी है और दोबारा ततीमा चलान लेके आना है, तो ये सारी चीजें, नए जो फैक्ट्स आए हैं, इसकी बेस पर तुमने क्या तफ्तीश की है? ताजीरात पाकिस्तान को खोलकर उसके अंदर किडनैपिंग की पनिशमेंट, उस चीजों को, डेफिनेशन को पढ़ा है? जब नहीं पढ़ा निकलेगा तो यही इसी ट्रायल कोर्ट के अंदर जब इन लोगों की सर्जरिश होगी तो इस चीज का हल निकाला जा सकेगा। तो अपना जट साहब, इंशाल्लाह इस पे जो है फर्दर भी हम बात करेंगे।
इस केस में अब जो मजीद जो भी अपडेट्स आती हैं दुआ ज़हरा केस में, और आप भी ज़रूर जो है हमें बताते रहेंगे। इंशाल्लाह आइंदा जो अपडेट होगी वो आपके साथ शेयर करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया जट साहब, और नाज़रीन इस वीडियो पे आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।